प्रस्तुत है अमृता पांडे जी द्वारा लिखित एक कहानी मृषा। तुलसी घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में निराई गुड़ाई कर रही थी। पास में एक छोटी सी खुरपी, अखबार में कुछ सूखी पत्तियाँ, छोटे छोटे कंकड़ रखे थे जो गमलों से निकले थे। इधर काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक न रहने की वजह से वो पेड़ पौधों की देखभाल नहीं कर पाई। इससे वे मुरझा गए थे। जीवन तो पेड़ पौधों में भी होता है, वे भी हमारा साथ चाहते हैं, प्यार भरा हाथ चाहते हैं और हमारी देखभाल चाहते हैं। अगर पौधों को ये सब मिल जाए तो वे खिल खिल जाते हैं। यही हाल था तुलसी की बगिया का, जहाँ हमेशा तरह तरह के फूल खिलखिलाते रहते थे, मगर इधर कुछ समय से मुरझाए हुए से लग रहे थे। आज भी बहुत दिनों बाद तुलसी बाहर आई और फिर से इनकी देखभाल में जुट गई। पति नरेन का कई कई दिनों तक कोई पता नहीं रहता। वो घर में रहता तो भी मुसीबत, ना रहता तो भी। तुलसी की तो ज़िंदगी नर्क बना दी थी उसने। उसकी कमनीय देह निष्ठुर प्रहार सहते सहते जड़वत हो गई थी। तन मन की कोई ज़रूरत या शौक़ बाकी नहीं रह गया था। हाँ, सुहाग के नाम पर मंगलसूत्र, सिंदूर और बिंदी लगाना नहीं भूलती थी। वो बेटी रूपा की शादी में तुलसी ने इसलिए छोटी उम्र में कर दी थी ताकि अपने घर परिवार में चली जाएगी तो थोड़ा सुख भोग लेगी। इस घर में तो उसे हमेशा बाप की दुत्कार ही मिली। न जाने क्यों वो तुलसी पर शक करता था और इस वजह से इकलौती बेटी भी उसकी घृणा की पात्र बनी रही। तभी गेट खोलने की आवाज़ आती है, पर मानो कि तुलसी ने सुना ही ना हो। वो नज़र उठाकर भी नहीं देखती है। गेट बंद होता है। तुलसी की बेटी ऑफिस से लौटकर सीधे यहाँ आ गई थी। आज सुबह से ही उसका जी घबरा रहा था। रह रह कर माँ की याद आ रही थी। फ़ोन करो तो कई बार तुलसी फ़ोन ही नहीं उठाती। जब कभी रिसीव कर भी लेती तो अपना दर्द बेटी से छिपाती। इसलिए रूपा ने सोचा कि वो माँ से मिल आएगी और उसकी कुशल भी मिल जाएगी। तुलसी की तरफ बढ़कर बोलती है, माँ, बागवानी हो रही है? तुमने तो काया पलट ही कर दी हमारे बगीचे की। ये सुनकर भी तुलसी बेटी की ओर नहीं देखती तो रूपा आगे बढ़कर उसके चेहरे में झांक कर कहती है, तेरी आंखें आज भी सूजी हुई हैं। रोई थी क्या? बाबा कहाँ हैं? तुलसी हमेशा की तरह चुप। इधर कुछ वर्षों से चुप्पी का आवरण ओढ़ लिया था उसने, और उसकी इस चुप्पी से उसकी बेटी रूपा बहुत व्यथित थी। आज रूपा ऑफिस की ओर से फील्ड वर्क के लिए गई थी तो काफ़ी थक गई थी। उसकी इच्छा थी कि घर जाकर माँ के हाथ की चाय पीकर आराम करेगी, पर माँ के चेहरे पर झलकती दुख की रेखा ने उसे आराम नहीं करने दिया। इकलौती बेटी थी वो तुलसी और नरेन की। नरेन फ़ौज में नौकरी करता था और कुछ समय पहले रिटायरमेंट लेकर आ गया था। जहाँ तक रूपा को याद है, पिता का ऐसा विभत्स रूप उसने कभी नहीं देखा था जैसा इन दिनों दिखाई दे रहा था। पहले जब भी वो छुट्टियों में आता तो तुलसी से बहसबाजी करता, कुछ रोब जमाता, परंतु हाथ उसने कभी नहीं चलाया था। लेकिन इधर तो वो शराब पीने लगा था और बात बात पर तुलसी पर हाथ भी उठाने लगा था। रूपा को याद आया कि यह मामला तब से बिगड़ा जब कुछ महीनों पहले उसका चाचा किशन 2 दिन के लिए उनके घर रुकने आया। नरेन का दुर्व्यवहार हर कोई समझ पा रहा था। इसी वजह से किशन भी जल्दी लौट गया था। खुद रूपा ने नरेन से कभी भी प्यार नहीं कर पाया, जो एक बेटी अपने पिता से पाने की उम्मीद करती है। और उम्र बढ़ने के साथ ही रूपा ने यह चाह भी छोड़ दी। उसने यही मानकर संतोष कर लिया कि पिता का स्वभाव ही ऐसा रूखा है। माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। रूपा घर के अंदर जाकर हाथ मुँह धोती है अपने और माँ के लिए
2 कप चाय तैयार करती है। मम्मी, अंदर आ जा, चाय पी ले। तुलसी तब तक अंदर आने की तैयारी ही कर रही थी। अखबार में इकट्ठा सूखे पत्ते और कंकड़ों को एक थैली में जमा कर, खुरपी को किनारे रखकर, पास में लगे नल में हाथ धोकर वो अंदर आई। न जाने क्यों अपनी बेटी रूपा से नज़र मिलाने में उसे शर्म आ रही थी। माँ, क्या बात है? तू बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुलसी चाय का गिलास लेकर रसोई में जाने लगी। रूपा उसे रोकती है। तुझे रसोई में नहीं जाना है, यहीं मेरे साथ बैठकर चाय पिएगी। माँ का हाथ पकड़कर बैठाती है, फिर प्यार से बोलती है, क्या हुआ, बता मुझे। उसकी नन्ही सी रूपा आज इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका दर्द भी समझने लगी। तुलसी की आंखें तो पहले से ही नम थीं। दुख समझने वाली बेटी सामने आ गई तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उसका जी कर रहा था कि ज़ोर ज़ोर से रोकर मन का सारा त्रास मिटा दे और जी हल्का कर ले। तेरे किशन चाचा आए थे, सुबकते हुए माँ ने रूपा को बताया। चाचा के आने पर पापा इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? ये रूपा का बहुत प्रश्न था। हालांकि कुछ कुछ बातें समझने लगी थी। मम्मी, मुझे बताती क्यों नहीं कि आखिर क्या कहानी है? अब मैं बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ। रूपा विवाहिता थी और उसकी उम्र लगभग 23 साल की हो गई थी। आपसी रिश्तों को समझने के लिए ये उम्र काफ़ी होती है। कितनी भी गहरी से गहरी बात है तो मुझे बता दे। मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी दोस्त हूँ। चल, मुझे नहीं बताना चाहती, किसी बाहर वाले को बताना चाहती है तो वो भी कर सकती है, मगर बात तो पता चले। रूपा के काफ़ी आग्रह करने पर तुलसी अपनी कहानी रूपा को सुनाती है, जिसमें ऐसा गंभीर तो कुछ भी नहीं था, बस दिल को ताड़ बनाने वाली बात ज़रूर थी। 21 साल की तुलसी की शादी 25 साल के नरेन से हुई थी। उस वक्त तुलसी बीए में पढ़ रही थी। नरेन फ़ौज में था। पहलगाम, गुवाहाटी, इम्फाल और सिक्किम जैसी जगहों पर उसकी तैनाती होती रहती थी। फ़ौजी का जीवन तो देश के लिए समर्पित होता है, उसका तो परिवार ही पूरा देश है। यह बात शादी के बाद तुलसी को समझा दी गई थी। वो खुद भी समझती थी। साल भर में एक बार महीने भर की छुट्टी में आता था वो। तुलसी घर में सास ससुर और ननद देवरों के साथ रहती। सास की उम्र भी उस वक्त 45 साल से ज़्यादा नहीं होगी और ससुर ज़्यादा से ज़्यादा 55 के होंगे। खेती बाड़ी के नाम पर थोड़ा बहुत ज़मीन थी, छोटा सा घर, लेकिन अहाता बड़ा था ताकि ज़रूरत के फल सब्ज़ी वहीं पर उगा सकें और कभी ज़रूरत पड़ने पर वहाँ निर्माण कार्य भी हो सके। नरेन की शादी के 2 साल बाद सबसे छोटी इकलौती बहन की भी शादी 18 साल की उम्र में पहुँचते ही हो गई। 2 देवर अभी घर में थे। एक बीए पास करके ठेकेदारी का काम करने लगा, छोटा पढ़ने शहर चला गया। परिवार पक्का रूढ़िवादी था। सास ससुर के सामने बैठकर बातें करना या खाना खाने की परंपरा बिल्कुल नहीं थी। घर का अधिकतर काम तुलसी ही करती थी। सास ससुर को खाना खिलाकर देवर किशन का इंतज़ार करती और उसे खिलाने के बाद ही खुद खाती। जब रोज़ यही सिलसिला चलने लगा तो एक दिन किशन बोला, भाभी अपना खाना भी लगा लो, साथ ही खाएंगे। नहीं देवर जी, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगी। यही कह दिया था उसने उस वक्त। दोनों लगभग हम उम्र थे। माता पिता के अलावा सिर्फ वही 2 प्राणी घर में। बातचीत तो होनी ही थी। कभी कभी हल्की फुल्की हंसी मजाक भी हो जाती थी, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि पर्दे के पीछे दोनों के बीच किसी तरह का संबंध हो। देवर भाभी का रिश्ता तो यूं ही निराला होता है। यूं तो किशन के मन में भी तुलसी को लेकर कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर पुरुष था, कभी ऐसा हंसी मजाक वाली बात कोई कर ही देता था। ये सब तुलसी को भी अच्छा लगता है। इंसानी स्वभाव है, हंसी मजाक, बातचीत, सब कुछ हमारी ज़रूरत है। सास ससुर के सामने तो उसे एक आदर्श बहू बनकर रहना होता। फिर किशन ही तो बचा था जिसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत कर सकती थी। नरेन तो यूँ भी साल में कुछ दिनों के लिए एक ही बार आता था और स्वभाव से भी बड़ा गंभीर था। अधिकतर फौजी स्वभाव से बड़े विनोदी होते हैं, मगर नरेन फौजी अनुशासन वाला था। फ़ौज के अनुशासन को वो घर में भी लागू करता था। मतलब जब महीना भर वो घर रहता तो तुलसी के मुंह पर चुप्पी सी लग जाती।
तुलसी का हंसना बोलना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं करता, और अगर कभी वो किसी बात पर किशन से हंस बोल ली तो मानो नरेन का पारा 7वें आसमान पर चला जाता। साल भर से पति की राह निहारती तुलसी उसके वापस जाने की इच्छा करने लगती, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। नरेन का तुलसी से रिश्ता सिर्फ ज़रूरत भर का था। पति पत्नी के बीच जो एक आत्मीयता का संबंध बन जाता है, वो इन दोनों के बीच कभी नहीं बन पाया। शादी के 2 साल बाद तुलसी गर्भवती थी। पहली बार मातृत्व सुख का अनुभव करना किसी भी स्त्री के लिए विशेष होता है। तुलसी भी खुश थी। उसे एक उम्मीद थी कि अब नरेन का स्वभाव कुछ बदलेगा, वो उसकी सुध लेगा। ये खुशखबरी उस तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों घबरा रही थी। सास ससुर के साथ साथ किशन को जब इस बात का पता चला तो वो भी काफ़ी खुश था। समय बढ़ने के साथ साथ तुलसी को घरेलू कामों में परेशानी होने लगी, तो किशन उसका हाथ बटाने की चाह रखते हुए उसके साथ हो लेता। भाभी, नरेन भाई को तो खबर कर दी होगी ना आपने? नहीं किशन, मैंने अभी तक नहीं बताया। चिट्ठी पत्री तो उनके साथ चलती नहीं है, तो भाभी फ़ोन से तो बता देना चाहिए था उन्हें। किशन, मुझे उनसे डर लगता है। जब भी आते हैं रूखा व्यवहार करते हैं। ये जानकर खुश होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। अरे भाभी, बहुत सोचती हो आप, इतना मत सोचा करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो किशन, ऐसा करना, तुम ही उन्हें फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना देना। तुलसी को कुछ खाने की इच्छा होती तो किशन से मंगवा लेती। कभी कभी किशन खुद भी उसके खाने के लिए कुछ सामान ले आता। तुलसी को पता नहीं था कि वो सास ससुर की निगहबानी में है। तुलसी के ससुर ने नरेन को तुलसी के गर्भावस्था की खबर सुना दी थी। नरेन कुछ खास खुश नहीं लगा। तुलसी के ससुर ने ही आकर बताया था। नरेन तक खबर पहुंचा दी है, एक शब्द भी नहीं बोला वो। इस बीच तुलसी की सास ने भी उसको एक बार आगाह कर दिया था, किशन तेरा देवर है, तो उसकी भाभी है और भाभी माँ के बराबर होती है। उससे इस तरह हंसी मजाक मत किया कर, थोड़ा शर्म लाज बचा कर रख। तुलसी का किशन के साथ बैठकर खाना खाना भी उन लोगों को पसंद नहीं था। खैर, तुलसी सब समझ रही थी और अपने आप को काफ़ी संयमित कर रही थी। देवर जी, मुझसे ज़्यादा बात मत किया करो, ईज़ा और पिताजी को ये पसंद नहीं है। क्या बात कर दी हो भाभी, हंसी मजाक का रिश्ता क्या इतना बुरा है? हंसी मजाक तो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखता हूँ जब नरेन भाई आता है तुम तब भी उदास उदास सी रहती हो। फिर हंसी मजाक तो दोस्तों में भी होता है, तो मुझे दोस्त मान लो। साफ मन का किशन बड़ी आसानी से यही कह देता है, क्योंकि उसके मन में तो कोई पाप था ही नहीं। यही सोचकर तो इतनी बातें कर लेती हूँ देवर जी। तुलसी का 9वां महीना चल रहा था। नरेन को फ़ोन किया पर उसने आने में असमर्थता जता दी। उसने बताया कि वो 2-3 महीने बाद ही आ पाएगा। इधर तुलसी ने एक बेटी को जन्म दिया। सूक्ष्म रीति रिवाज के साथ बच्ची का नामकरण कर दिया गया और नाम पड़ा रूपा। तुलसी को घर के काम भी देखने होते। जब जब बच्ची रोती तो वो उसे डलिया के बनाए एक झूले में झुला देती और फिर अपने काम में लग जाती। एक दिन रूपा बहुत ज़्यादा रो रही थी। तुलसी उसे गोद में उठाकर ले गई और किशन से बोली, देवर जी रसोई के काम निपटा रही हूँ, थोड़ी देर इसको पकड़ लीजिए। किशन ने बच्ची को गोद में घुमाया तो बच्ची ने रोना बंद कर दिया। अब तो जब भी बच्ची रोती किशन घर में होता तो तुलसी फ़ौरन उसे सौंप देती या किशन खुद ही उसे लेने आ जाता। रूपा लगभग 3.5 महीने की हो गई थी। नरेन बिना फ़ोन किए ही अचानक दोपहर में पहुंच गया। रूपा किशन की गोद में धूप सेक रही थी और तुलसी रसोई के काम निपटाकर पास में ही बैठी थी। अपने शक्की व्यवहार के कारण नरेन कुछ असहज हो गया। बिना किसी की तरफ देखे सीधे अंदर चला जाता है और सामान एक ओर पटक देता है। तुलसी पीछे पीछे अंदर जाती है। अचानक बिना बताए कैसे आ गए? तुलसी के इस सामान्य से सवाल से भी तिलमिला गया था। नरेन बोला, अच्छा बताना पड़ेगा कि मैं कब आ रहा हूँ ताकि तू अपने रंग ढंग सुधार ले। किशन भी बच्ची को लेकर अंदर गया। उसने ये बात सुन ली थी। वो बोला, हाँ नरेंदा, अगर तुम बता देते तो भाभी तुम्हारे स्वागत में सजी सवरी रहती।
रूपा को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, लो देखो अपनी बेटी को। मेरी बेटी? हट धूर्त यहाँ से। बस यहीं से तुलसी के जीवन में भूचाल आ गया। नरेंद्र के दिमाग में कौन सा कीड़ा पल रहा था, ये तो न तुलसी को पता था न ही किशन को। यहीं से बात बिगड़ती चली गई। फिर कुछ समय तुलसी रूपा को लेकर अपने मायके चली गई। समय बीतने के साथ साथ सास ससुर की भी मृत्यु हो गई और रूपा भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। मायके वालों की मध्यस्थता से तुलसी उसे लेकर गांव के पास के ही छोटे से शहर में आ गई। नरेंद्र बीच बीच में आता, लेकिन रिश्ते में सुधार की कोई अपेक्षा उससे रखना नादानी था। रूपा ने कभी भी अपने उससे एक पिता का प्यार नहीं पाया। उसकी न्यूनतम ज़रूरतें पूरी हो जा रही थीं और ज़िंदगी चल रही थी। कहते हैं माता या पिता किसी एक के द्वारा ठुकराए हुए बच्चे खुद ही समझदार हो जाते हैं। यही रूपा के साथ भी हुआ। छोटी सी उम्र में ही पढ़ लिख कर वो नौकरी करने लगी थी। बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन अपने पैरों में खड़ी थी, तो यही गर्व करने वाली बात थी। तुलसी के लिए भी और ख़ुद उसके लिए भी। नरेंद्र भी कुछ साल पहले रिटायरमेंट लेकर आ गया था। उसका आना बिल्कुल ऐसा ही था जैसा पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फ़बारी होने पर आपदा का आना। यूँ तो शराब किसी फौजी के जीवन का हिस्सा होती है। उन्हें हाड़ कपा देने वाली ठंड में और न्यूनतम तापमान में रहकर काम करना होता है और संतुलित मात्रा में ये उनकी ज़रूरत है। लेकिन नरेंद्र तो पूरी तरह से शराब में डूब गया था। हर महीने कैंटीन से मिलने वाले आर्मी कोटा का उसे इंतज़ार रहता। शराब पीकर पूरा घर सिर पर उठा लेता। तुलसी का उपहास करता, अपने मन में जमे मैल को शराब के नशे के साथ बहाता। कहानी सुनकर रूपा बोली, और तू आज भी चुप है। तेरी इस चुप्पी में ने तुझे कितनी परेशानियां दी जीवन में, कभी सोचा तूने? आज तू अकेली नहीं है मम्मी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं किशन चाचा को बुलाऊंगी। पापा को उनसे और तुझसे दोनों से माफ़ी मांगनी होगी। और अब तू पापा के साथ नहीं रहेगी। वो जाने अपना गम और शराब। तू अपनी ज़िंदगी जिएगी। नहीं रूपा, उम्र के इस पड़ाव में आकर अब ये सब ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तेरे पापा बहुत ज़िद्दी हैं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। किशन देवर जी को बार बार यहाँ से जलील होकर जाना पड़ता है, जो किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। वो बिना बात के आत्मग्लानि के बोझ से दबे हुए हैं। मम्मी, यही तो मैं चाहती हूँ कि वो आत्मग्लानि के कलंक से उबर जाएं और पापा को अपनी भूल का एहसास हो। तुलसी जानती थी कि बेटी ज़िद्दी है, अपने मन की ही करके मानेगी। पिछले 1 साल से वो बहुत ही विद्रोही हो गई थी अपने पिता के प्रति। वो किशन को फ़ोन करती है, चाचा जब भी संभव हो आप 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। रूपा, तुम्हें पता तो है ना, जब भी मैं वहाँ आता हूँ तो नरेंद्र भाई परेशान हो जाता है और तुम्हारी माँ का संघर्ष भी बढ़ जाता है। फिर क्यों बुलाना चाहती हो मुझे? बस इसीलिए कि पापा अपनी वहम की दुनिया से बाहर निकल आएँ और माँ का संघर्ष भी ख़त्म हो जाए। बहुत सह लिया है चाचा उसने, अब और नहीं झेल सकती। वो मर जाएगी किसी दिन यूं ही, बिना बात मन में एक अपराध बोध लिए हुए। संबंधों की इस जटिलता को देखते हुए किशन ने शादी करने का विचार ही त्याग दिया था। उसे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि भाभी जब हम उम्र है तो उसे माँ कैसे मान ले। दोस्त भी तो माना जा सकता है। उसने एक बार अपनी माँ से ये बात जाननी चाहिए। माँ ने कई तरह के भय दिखाकर उसे इस तरह की दोस्ती से दूर रहने की सलाह दे डाली थी। माँ का सोचना था कि दोस्ती का दायरा धीरे धीरे बढ़ जाने पर कोई नया रिश्ता न बन जाए। उसने माँ से कहा भी था, अरे छी, कैसी बात करती हो, वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है। पर माँ कहती, मैंने भी दुनिया देखी है। किशन का अपनी भाभी से अपनेपन का यह व्यवहार देखकर ही वो डरती थी, क्योंकि नरेंद्र फौज में बाहर था। एक डर तक सीमित रहना तो अलग बात है, लेकिन जब तुलसी की गर्भावस्था के बारे में पता चला तो नरेंद्र समेत उसके माता पिता ने जो एक चुप्पी ओढ़ ली थी, उसने न जाने तुलसी को किस अपराध बोध से घेर लिया। यूँ तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है, नाजायज़ संबंध भी किन्हीं परिस्थितियों में बन ही जाते हैं, लेकिन बिना सोचे जाने किसी के बारे में विचार गढ़ लेना, इसे पाप नहीं तो और क्या कहेंगे।
मगर वो खुद मन की इतनी पवित्र थी कि जल्द ही इन बातों को भुला देती थी। तभी तो छोटी सी रूपा जब रो रही होती थी तो सास का उपेक्षा भरा बर्ताव देखकर उसके पास न जाकर किशन की गोद में उसे थमा देती और वो भी भूलेपन में अपनी भतीजी का खूब ध्यान रखता। आज वही भतीजी जब उसे बुला रही थी तो भाई के द्वारा किया हुआ अपमान भुलाकर उसे जाना ही था। कुछ सोच कर बोलता है, ठीक है रूपा, मैं आऊँगा 2-4 दिन में। माँ के बुलावे पर रूपा फिर मायके आई थी। आज नरेंद्र शराब के नशे में नहीं था, बल्कि लाचारी में बिस्तर में पड़ा था। उसे बिस्तर में पड़ा देखना रूपा के लिए कोई नई बात नहीं थी। पहले पहल तो उसे सहानुभूति होती थी, लेकिन अब वो कठोर हो चुकी थी। उसका मानना था कि हर इंसान अपनी करनी का फल भोगता है। फिर जिस इंसान ने उसकी भोली भाली माँ को हमेशा प्रताड़ित किया, बेइज्जत किया, उस इंसान की लाचारी रूपा को शायद अच्छी लग रही थी। सीधे सवाल करती है, पापा, जब से मुझ में समझ आई है मैंने देखा है कि आपका बर्ताव मम्मी और मेरे लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? एक जीता जागता मुर्दा बना हुआ था नरेंद्र, अकड़ से भरपूर। अपनी माँ से पूछ ले जाकर, माँ से मुझे कुछ नहीं पूछना है, उसकी पूरी कहानी मुझे मालूम है। आप किशन चाचा का तिरस्कार करते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या उनका भी कोई दोष है? इन सब सवालों का जवाब तेरी माँ देगी। आज मुझे सिर्फ आपसे सवाल करना है। तभी रूपा के चाचा किशन भी पहुँच गए थे। आज कई वर्षों बाद रूपा ने उन्हें देखा था। सफ़ेद बाल, चेहरा अपेक्षाकृत कुछ और कमज़ोर। रूपा उनके चरण स्पर्श करती है और उन्हें आदर के साथ अंदर लाती है। बोल रूपा बेटी, क्यों बुलाया था मुझे? चाचा, माँ की कहानी से मुझे एक बात पता चली कि बिना बात के माँ के जीवन में जहर घोलने की कोशिश की गई और उसे हमेशा ही मेरे दादा दादी और पिता से तिरस्कार मिला। आप पर और मेरी माँ पर जो गलत इल्ज़ाम लगे हैं उनसे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी माँ तो आज बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इनका सहारा बने और झूठ सच हो जाए। रूपा, मैंने तो हमेशा ही भाभी को सम्मान दिया है और जहाँ तक सहारा देने की बात है, वो एक मज़बूत महिला हैं। फिर जिस माँ के पास इतनी बहादुर बेटी हो, वो माँ बेसहारा कैसी? मैं नरेंद्र भाई से कहना चाहूँगा कि वो सारी गलतफहमी मन से निकाल दें और अभी भी काफ़ी उम्र पड़ी है। बची हुई ज़िंदगी प्यार और सम्मान के साथ बिताएं। जो बीत गई सो बीत गई। लेकिन रूपा आज ज़िद पर अड़ी थी। ये नहीं समझेंगे, और माना समझ भी गए तो जितना इन्होंने मेरी माँ को अपशब्द कहे, उसकी अवहेलना की, उसे मैं माफ़ नहीं कर सकती। कुछ रुक कर तटस्थ होकर बोली, चाचा, माँ की ज़िंदगी नरक हो गई है, इसे आप अपने साथ लेकर जाइए। माँ, तुझे जाना होगा किशन चाचा के साथ। इसे अपनी बेटी का आदेश मान ले। मैं तुझे यहाँ पापा के साथ नहीं छोड़ सकती। रूपा, तू पागल हो गई है? तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था, मेरी शादी एक पत्थर के साथ हुई है। मैंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है। ऐसा कहते हुए वर्षों से चंद सांस समेटे हुए तुलसी एक ओर लुढ़क जाती है।